दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं संसद के क्रम में चौथे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और यह अंतिम से दूसरा वीडियो होगा जो कि संसद पर आधारित होगा। इसके पश्चात जो छठा वीडियो आपको उपलब्ध होगा 5वीं वीडियो के पश्चात वह प्रश्नोत्तरी पर आधारित होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। संसद तो संसद के कुछ विशेष प्रावधानों को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 111 याद रखिए आर्टिकल 111 क्या कहता है, विधेयक राष्ट्रपति के पास, ठीक है। एक तरीके आर्टिकल 111 जो है वो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को दर्शाता है, ठीक है, वीटो पावर को दर्शाता है, ठीक है। अब विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं इसे हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या प्रदान कर सकता है या फिर पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकता है। यदि सदन संशोधन या बिना संशोधन के पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को पारित करना होगा तथा दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ठीक है। याद रखिए राष्ट्रपति की 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां होती हैं। एक निलंबनकारी वीटो होती है, एक पॉकेट वीटो होता है, एक अत्यंतिक वीटो की शक्ति होती है। पॉकेट वीटो का जो अभी तक प्रयोग किया वो ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया था। और पॉकेट वीटो में अनिश्चित काल के लिए वीटो किसी भी विधेयक को अपने पास रख लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं धन विधेयक के अंतर्गत आने वाले विषय। धन विधेयक के तहत कौन कौन से विषय आते हैं? हम जानते हैं कि आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को रखा गया है, ठीक है। अब इसके तहत कौन कौन से विषय शामिल हैं? याद रखिए कर को लगाना, समाप्त करना, विनियमित करना या परिवर्तन करना, यह धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है भारत में संचित या फिर लोक लेखा निधि से कोई धन प्राप्त करना। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विधि संशोधन विनियमित, ये भी जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ संचित निधि से धन विनियोग, यह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना तथा संचित निधि आकस्मिक निधि में धन जमा करना या फिर निकालना, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले विषय हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 110 क्लॉज 2 यह क्या कहता है? आर्टिकल 110 क्लॉज 2 धन विधेयक के अपवाद अर्थात धन विधेयक कौन कौन नहीं हो सकते इसके बारे में बताता है। तो कौन कौन से धन विधेयक नहीं हो सकते? याद रखिए किसी जुर्माना या आर्थिक दंड से संबंधित विषय, सेवा या लाइसेंस से संबंधित शुल्क संबंधी विषय या फिर स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाने या हटाने संबंधी विषय, ये तीनों के तीनों धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते, ये धन विधेयक के अपवाद माने जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 117 जो कि हमने बताया था कि वित्त विधेयक के संदर्भ में, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। याद रखिए धन विधेयक केवल और केवल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 या संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित विषय का प्रावधान करता है। अब संविधान इस संशोधन के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले जो संशोधन विधेयक होते हैं, याद रखिए यदि वह संविधान के संघात्मक ढांचे से संबंधित विषय है तब वह इस प्रकार से संशोधन किए जाएंगे, यानी कि 2/3 विशेष बहुमत सदन का प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक स्टेट जो होंगे इनका अनुसमर्थन का आवश्यकता होगी यदि कोई संघात्मक ढांचे से संबंधित विषय है। लेकिन यदि हम बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधे पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक भारत के संघात्मक ढांचे को छोड़कर शेष सभी प्रकार के जो संशोधन विधेयक होते हैं इसी प्रकार से पास किए जाते हैं। विशेष बहुमत यह क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले या सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जो होता है, यह एक विशेष बहुमत की क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। संविधान संशोधक विधेयकों के अपवाद क्या-क्या हैं? याद रखिए हम जानते हैं कि जब हम आर्टिकल 4 देखते हैं, आर्टिकल 4 तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्पष्ट तौर पे यह लिखा होता है कि
अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत होने वाले संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यह आर्टिकल 4 का जो एक मुख्य विषय है। ठीक है, तो साधारण विधेयकों द्वारा संशोधित कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 239, याद रखिए। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हम देखते हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि संविधान संशोधन विधेयक में जो होता है संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो हमने दो प्रकार के विधेयक देखे, एक हो गया धन विधेयक, एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, ये दो विधेयक ऐसे हैं जिनमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक तथा फर्स्ट टाइप के वित्त विधेयक आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने हेतु बाध्य है। ठीक है, याद रखिए राष्ट्रपति बाध्य होता है संविधान संशोधन पर अनुमति देने हेतु, अर्थात राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। या किसमें कहा गया? आर्टिकल 24वां संविधान संशोधन अनुच्छेद अधिनियम 1971 के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना ही होगा। संसदीय समितियों के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है, कोई भी विधेयक जब पेश किया जाता है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स पे जो बेहतर निगाह रखती हैं, उसका जो बेहतर एनालिसिस करती हैं, वो संसदीय समितियां ही करती हैं। इसमें संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं तथा कौन सी संसदीय समिति के कौन कौन से कार्य हैं। सर्वप्रथम याद रखिए कि सर्वप्रथम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 के तहत संसदीय समितियां अस्तित्व में आई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 के तहत संसदीय समितियों का अस्तित्व स्वरूप में आया। ठीक है, बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित हुई। अब संसदीय समितियों की बात करते हैं, तो संसदीय समितियां यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक है स्थायी समितियां और दूसरी है अस्थायी समितियां। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थायी समितियां क्या होती हैं, अस्थायी समितियां क्या होती हैं। स्थायी समितियों के तहत एक नियमित समिति जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियमों के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है, ऐसी समितियों को स्थायी समितियां कहते हैं। ठीक है, इनका जो गठन का एक विशेष उद्देश्य होता है स्थायी समितियों का, इनका एक निश्चित कार्यकाल भी होता है। ठीक है, जबकि अस्थायी समितियां जो होती हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं तथा जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, अब संसदीय समितियों के जो स्थायी समितियां हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं, तो याद रखिए आपने जितने भी प्रसिद्ध समितियों का नाम सुना होगा वे सभी किसमें आती हैं? स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के तौर पर आपने वित्तीय समिति का नाम जरूर सुना होगा, जिसके अंतर्गत लोक लेखा समिति, जिसे कैग का आंख कान नाक व मित्र भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति जिसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, व लोक उपक्रम समिति। ये तीन समितियां जो है स्थायी समितियां वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती हैं। जबकि अन्य स्थायी समितियों में कौन कौन सी आती हैं? एस सी एस टी समिति, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति व विभागीय समितियां, ये भी स्थायी समितियां हैं। ठीक है, अस्थायी समितियों में कौन कौन सी समितियां शामिल की गई हैं? याद रखिए जांच समितियां, तात्कालिक लोक घटना की जांच के लिए ऐसी समितियों का गठन मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, तो ये जांच समितियां हैं तथा सलाहकार समितियां, ये अस्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां। तो ऐसी समितियों में विनिमय विनियम उपनियम उप विधि आदि बनाने के लिए संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है तथा वह अपना प्रतिवेदन इसे सौंपती है। ठीक है, याद रखिए संसदीय जो
संविधान के प्रदत्त शक्तियों की जांच करने के लिए यह समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। और मुख्यतः जो समिति के सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं तथा सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। याद रखिए इनका गठन 1953 में किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्थायी समितियों की। तो इसमें प्रमुख स्थायी समितियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो समिति है वह है जो सबसे पहली समिति है वह है लोक लेखा समिति, ठीक है। वह कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। याद रखिए यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, ठीक है। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और इस समिति का जो गठन है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है यह विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिए लोक लेखा समिति में जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से, जबकि 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अर्थात इनका रेशियो हम कह सकते हैं कि 2:1 के अनुपात में होता है। अर्थात यदि 2 सदस्य अमूमन लोकसभा से होंगे तो 1 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होंगे। और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। ये याद रखिए कि जो लोक लेखा समिति है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इस समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। अच्छा, लोक लेखा समिति के बारे में एक और फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 148 के तहत कैग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कैग रिपोर्ट बनाता है खर्चों का, ठीक है। और लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है रिपोर्ट का तथा सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है, ठीक है। उस रिपोर्ट का जांच करती है तथा वो रिपोर्ट होती है कि उसके तहत क्या लीगल खर्चे किए गए हैं या फिर अलीगल खर्चों का इसमें जो एड ऑन होते हैं उनका इसमें दर्शाया गया होता है, जिनके आधार पर सरकार को जवाब देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। याद रखिए जो लोक लेखा समिति है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। मंत्री परिषद, एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कोई भी मंत्री परिषद का व्यक्ति इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी मंत्री परिषद का व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता और इसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो विपक्ष की होती है, ठीक है। अब इस समिति में विभिन्न घोटालों को उजागर किया था। इसका जो, यदि हम इस समिति का इतिहास देखें तो हमें बहुत बड़े-बड़े घोटाले इसमें देखने को मिलते हैं कि जो जिसे लोक लेखा समिति व कैग ने मिलकर उजागर किया था। यदि हम पूर्व के बोफोर्स तोप घोटाला को देखें या फिर कोयला आवंटन घोटाला को देखें या फिर सबसे फेमस 2G स्पेक्ट्रम घोटाला को देखें, तो ये इन सभी घोटालों की जो पोल खोली थी वह लोक लेखा समिति और कैग ने मिलकर खोली थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए इसमें जो होता है लोकसभा अध्यक्ष वह लोक लेखा समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। एस्टीमेट कमेटी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो याद रखिए सबसे बड़ी जो समिति है वो एस्टीमेट कमेटी, जिसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, इसे आकलन समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम आकलन समिति भी है। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार 1950 में पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था। तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित यह कार्यभार देखती है और इसका प्रमुख कार्य होता है वार्षिक अनुदानों की जांच करना तथा अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, ठीक है। याद रखिए इसका जो ये महत्वपूर्ण काम होता है। अध्यक्ष कौन होता है? सत्ताधारी दल का नेता होता है, ठीक है। और इसके अन्य नाम क्या है? इसे स्थायी समिति भी कहते हैं, इसे मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यह सबसे जो है हीट टॉपिक है कि कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिए 30 सदस्य होते हैं तथा सभी के सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये
निर्वाचित होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अधिकतर केसेस में जो नियुक्तियाँ होती हैं समितियों की, तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा ही अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तीसरी समिति देखते हैं, तीसरी समिति है लोक उपक्रम समिति। इसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरएस्टिमेट कहते हैं, ठीक है? याद रखिए। इसके बारे में हम देखते हैं कि यह समिति का गठन 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कृष्णा मेनन की समिति की सिफारिश पर 1964 में, ठीक है, लोक उपक्रम समिति की स्थापना की गई थी और इसमें भी सदस्यों की संख्या लोक लेखा समिति की भांति 22 होती है। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं तथा इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होती है। इसके कार्य क्या-क्या हैं, यह हम देख लेते हैं। तो याद रखिए विभिन्न रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है? साथ ही साथ, ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, लोक उपक्रम समिति जो होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया, बीमा निगम, भारतीय निगम आदि की रिपोर्टों व लोक लेखा की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करता है, ठीक है? कै की रिपोर्टों की भी यह जांच कर सकता है व सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना इसका कार्य होता है, ठीक है? और जो सदस्यों का जो चयन होता है इसमें, वह सदस्यों का चयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य स्थायी समितियां कौन-कौन सी हैं? तो अन्य स्थायी समितियों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण से संबंधित समितियां हैं। याद रखिए यह समिति भी प्राक्कलन समिति की तरह होती है। इसमें जी 30 सदस्य होते हैं। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से व 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। हमने देखा प्राक्कलन समिति में सभी के सभी 30 के 30 सदस्य कहाँ से थे? वो लोकसभा से थे। लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में 20 सदस्य लोकसभा से व 10 सदस्य राज्यसभा से हैं और यह भी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है इसके सदस्यों का। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समिति के कार्य क्या-क्या हैं? तो एससी-एसटी के संदर्भ में आयोग की रिपोर्टों पर विचार करना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन व जाँच करना कि जो एससी-एसटी वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है अथवा नहीं है, इसका यह जाँच करता है। संबंधित आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाही की जाँच करना इसका कार्य होता है, ठीक है? तो यह एक तरीके से कह सकते हैं कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों के हितों के संदर्भ में यह कार्य करता है। कार्य मंत्रणा समिति जिसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं। अब इसे देखते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का कार्य क्या होता है तथा इसका कैटेगराइजेशन देखते हैं। तो याद रखिए दोनों सदनों में अलग-अलग होते हैं ये, ठीक है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है इस समिति में, जबकि राज्यसभा से इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है? इसका प्रमुख कार्य है सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना, ठीक है? समय की तालिका को विनियमित करना व सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करना इस समिति का प्रमुख कार्य होता है। इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा में राज्यसभा स्पीकर होता है, ठीक है? नेक्स्ट तीसरी समिति देखते हैं विशेषाधिकार समिति। तो इसे कहते हैं कमिटी ऑन प्रिविलेज, ठीक है? इसमें लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में इसमें 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में इसमें 10 सदस्य होते हैं, ठीक है? मुख्य कार्य इसका क्या होता है? समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामले की जांच करता है या, ठीक है? इसके अलावा क्या करता है? इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, ठीक है? क्वासी जुडिशियल नेचर का यह होता है। महिला सशक्तिकरण के संबंधी समितियां कौन सी हैं? तो याद रखिए महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो समिति होती है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से व 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों पर विचार करना, ठीक है? अगली समिति देखते हैं क्या है। अगली जो समिति है वो है विभागीय स्थायी समिति। कुल 24 सदस्य होते हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकतम 21 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा,
तथा 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और टोटल कितनी समितियां हैं? याद रखिए, टोटल जो समितियों की संख्या है वह 24 है, 24 है। ठीक है। समितियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 24 है, जिसमें से 16 समितियां जो हैं वो लोकसभा की, व 8 समितियां जो हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है। परामर्श समिति, परामर्श समिति के बारे में हम देखते हैं। परामर्श समिति, ठीक है, जिसे कंज्यूलेटिव कमेटी भी कहते हैं। ठीक है। यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती है। इसका केंद्र सरकार के मंत्रालय से संबंधित या समिति होती है, तथा मंत्री या राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तथा वर्तमान में 35 समितियां हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार की निधियां, अब निधियों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। याद रखिए, 3 प्रकार की निधियां होती हैं। एक है संचित निधि, ठीक है, दूसरी है लोक लेखा निधि व आकस्मिक निधि। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 266 266 में है, जबकि भारत की लोक लेखा जो निधि है वो अनुच्छेद 266 में है। वहीं आकस्मिक निधि की बात करें तो अनुच्छेद 267 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो लोक लेखा समिति और सॉरी, लोक लेखा निधि व संचित निधि दोनों अनुच्छेद 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि जिस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, जिसे वो राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यह अनुच्छेद 267 में है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। याद रखिए, जो संचित निधि है, जो 200 अनुच्छेद 266 के अंतर्गत रखा गया है, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन। अब ये कहाँ से कौन कौन से धन प्राप्त होते हैं? याद रखिए, कर से प्राप्त होने वाला धन, राजस्व, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि से जो प्राप्त उधार है, इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, संचित निधि के अंतर्गत। ठीक है। तथा संसद द्वारा विनियोग या अधिनियम या अनुपूरक अनुदान अधिनियम पारित करने पर ही इससे धनराशि निकाली जाती है। ठीक है। याद रखिए, इसे अनुपूरक अनुदान पास करके ही इससे धन निकाला जा सकता है। साथ ही साथ संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज तथा आयोगों के अध्यक्ष। ठीक है। इनके वेतन जो है यहीं से मिलते हैं। और यह भारित व्यय किस पर होता है? जिनके संदर्भ में लोकसभा में मतदान नहीं होता है। ठीक है। याद रखिए, इनके संदर्भ में लोकसभा में मतदान नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं लोक लेखा निधि। तो संचित निधि के अलावा सभी राशियां जो होती हैं वो लोक लेखा निधि में शामिल की जाती हैं। सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती हैं। अब वो सार्वजनिक राशियां कौन कौन सी हैं? तो रिटायरमेंट के समय दी जाने वाला जो राशियां, जैसे एरियल दिया जाता है, ठीक है, रिटायरमेंट के पश्चात, वह इसमें शामिल होता है। पब्लिक का धन, अब पब्लिक का कौन सा धन? जो वो पब्लिक बैंक में जमा करती है, बचत खातों में जमा करती है, भविष्य निधियों के माध्यम से जो जमा धन होता है। ठीक है। ये सभी किस में आता है? या सभी के सभी किस में आते हैं? लोक लेखा निधि में आते हैं। ठीक है। वहीं हम आकस्मिक निधियों की बात करें तो आकस्मिक निधि आकस्मिक खर्चों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि अचानक कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, या सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो ऐसे में जो अचानक खर्चे पड़ जाते हैं, इन्हें टैकल करने के लिए जो आकस्मिक निधि का निर्माण किया जाता है। ठीक है। शुरू में जो था 50 करोड़ रुपए इसमें रखे जाते थे। ठीक है। इसके बाद 500 करोड़ रुपए रखे गए। वर्तमान समय में इसमें 30,000 करोड़ रुपए एडवांस में रखे हुए होते हैं। ठीक है। तथा आकस्मिक आने वाली दुर्घटनाओं पर या आकस्मिक आने वाले जो न- अ, आपदाएं हैं उन पर यह खर्च किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका जो होता है संचालन करता है। ठीक है। तो याद रखिए, कौन संचालन करता है? तो भारत का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। नेक्स्ट देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 के तहत
संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? या संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 105, ठीक है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, या अनुच्छेद 105 क्लॉज 1 के तहत रखा गया है। जबकि कार्यवाहियों का प्रकाशन का अधिकार जो है या अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। याद रखिए जो संसदीय विशेषाधिकार है वो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण। तो सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? तो विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का जो अधिकार इस सदन को प्राप्त होता है, ठीक है। इस मामले में किसी बाहरी व्यक्ति को चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है, उनकी निंदा की जा सकती है तथा कारावास तक भी किया जा सकता है, ठीक है। यदि संसद के किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन हो गया हो, ठीक है, तो उसकी निंदा की जा सकती है। उस व्यक्ति को सदन से निलंबित या निष्कासित भी किया जा सकता है, ठीक है। याद रखिए उस सदन को निलंबित व निष्कासित भी किया जा सकता है उस सदस्य को। बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार है, ठीक है। याद रखिए नोट, कोई भी व्यक्ति संसद गतिविधियों को सार को सही रूप से प्रकाशन के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी सीमाएं हैं इसे हम देखते हैं। पहला है ऐसा प्रकाशन किसी दुर्भावना के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी दुर्भावना के अंतर्गत ऐसा प्रकाशन ना हो, ठीक है। दूसरा सभापति द्वारा हटाए गए बिंदुओं को, ठीक है, प्रकाशन मीडिया नहीं कर सकता। याद रखिए सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष कभी कभी कहते हैं कि इस पॉइंट को कट कर दिया जाए, ठीक है। तो जो पॉइंट्स कट कर दिए जाते हैं ऐसे पॉइंट्स को खबरों में चलाने का अधिकार नहीं होता है, यह दंडनीय है, ठीक है। सभापति द्वारा हटाए गए चूंकि बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, साथ ही यह बात गुप्त सत्र की कार्यवाहियों से संबंध में भी लागू होती है। यदि कोई गुप्त सत्र का आयोजन किया जा रहा है तो उसका प्रकाशन भी मीडिया के द्वारा नहीं किया जाएगा, अन्यथा वह दंडनीय होगा। बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन और प्रकाशन को रोकने का प्रावधान। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है भैया देखते हैं। अनुच्छेद 105 कहता है संसदीय विशेषाधिकार अपनी कार्यवाहियों का, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार के तहत वह अपनी कार्यवाहियों का प्रकाशन कर सकता है, किसी अन्य को प्रकाशन का अधिकार दे सकता है तथा किसी को प्रकाशन से भी रोक भी सकता है। यह संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है। कार्यवाही चलाने का अधिकार, अब इसके अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 112, ठीक है। अनुच्छेद 122, संसद की कार्यवाही चाहे जैसा चले उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। याद ही रखिए नहीं तो कंटेम्प्ट इस पे लागू हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है, उसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, ठीक है ना। जेल भेजने का अधिकार, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 21 के अनुसार फैसले का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। याद रखिए जो संसदीय विशेषाधिकार कहता है जेल भेजने का अधिकार है यदि कोई व्यक्ति इस विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन यह संविधान से परे नहीं है। अनुच्छेद 21 जो है यह शक्ति देता है कि जो इस फैसले का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो कोर्ट में किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है दैट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वह संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट, परिसर के भीतर सभी मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार जो है इसके अंतर्गत है। दोनों सदनों के पास अधिकार अपने परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले विषयों या फैसला ले सकता है। साथ ही साथ सदस्य व गैर सदस्य, ठीक है, न गिरफ्तार न कोई सिविल आपराधिक कार्रवाई होगी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं तो यह सामूहिक विशेषाधिकार था। अब देखते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार में क्या क्या बिंदु शामिल किए गए हैं कि कोई भी जो पार्लियामेंट मेंबर है उसे क्या क्या व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, याद रखिए उसे सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति होती है। संसद सदस्य यदि मान लीजिए संसद का सत्र चलने वाला है तो संसद सत्र चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। यदि कोई सदस्य संसद को बिना बताए
60 दिन अर्थात 2 माह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता स्वतः रद्द हो जाएगी, ठीक है? उसे 60 दिन बिना बताए गायब नहीं रहना है, ठीक है? या फिर उसे पूर्व सूचना दी होनी होगी कि उसका एक वैलिड रीज़न बताना होगा, ठीक है? नोट करके लिख लीजिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 का में शामिल है गिरफ्तारी या केवल सिविल मामलों पर आपराधिक मामलों या हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, रेप आदि पर या नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो संसद सत्र के समय सदस्यों को सदन में अनुमति के बिना गवाही नहीं देनी है, ठीक है? याद रखिए उन्हें गवाही देने से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 150 क्लॉज 1 क्या कहता है कि संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक है? लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी निर्बंधन लागू हैं। कौन-कौन से निर्बंधन है भैया? कि हम देखते हैं संविधान के उपबंधों के अधीन हो, जो यह अभिव्यक्ति की जा रही है संसद में, ठीक है? यह संविधान के उपबंधों के अधीन होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये 2 मुख्य निर्बंधन इसमें लागू होते हैं। कि हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि संसद का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी का आयोजन करेंगे, ठीक है? और प्रश्नोत्तरी पे हमें लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं वो संसद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन एक ही जगह मिलेगा, जो कि आपको छठवें लेक्चर के तौर पर उपलब्ध होगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप हमारे क्लास को ज़रूर देखें, उसका एनालिसिस करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएँ, ठीक है? और कमेंट करें कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? और मेरी क्लास कैसी थी? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।